Hi, this is Azra Kamar and I welcome you all to my channel. आप लोगों के माध्यमिक एग्ज़ाम्स फिनिश हो गए हैं एंड नाउ आप लोग बहुत आराम से हैं. ऑब्वियस सी बात है बिकॉज़ एग्ज़ाम का प्रेशर चला गया है तो आप लोग सब आराम से रेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, बट ये जो गैपिंग होगा आपके रिज़ल्ट से पहले, जो कुछ टाइम का गैपिंग आपको मिलेगा, इस टाइम पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी है. जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी काफ़ी पहले से टारगेट सेट होगा कि मुझे साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज़ लेना है, जो भी है. तो और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसी 3 महीने में सोचेंगे कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, आगे का जो भी फ्यूचर है. बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार में हैं कि रिज़ल्ट आ जाए, एक बार रिज़ल्ट में देख लूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगा कि साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि ह्यूमैनिटीज़ लेना है. तो बेटर वे ये होगा, आई होप, कि आप लोग ये टाइम को यूटिलाइज़ करें अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए. बिकॉज़ मुझे नहीं लगता और कभी भी इतना ज़्यादा गैप आपको आपके स्टडीज़ के मिड में मिलने वाला है. सो दिस इज़ वेरी बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज़ दिस. ओके, सो एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि क्लास 10 का ये जो गैप है, इस गैप में क्या बेटर होगा, क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं इस गैप को, इफ़ यू ऑल वांट अ वीडियो ऑन दैट, सो काइंडली कमेंट. आप लोगों को वो एक वीडियो मिल जाएगा. और आपको अपने करियर में किस हिसाब से हर अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम्स में क्या आगे स्कोप है आफ्टर योर क्लास 11-12, आगे आप क्या स्कोप होगा, आप कैसे कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. अगर आपको ये वाली वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आप लोगों को मिल जाएगा. आज का ये वीडियो बनाने का मेन मोटो ये है कि मुझे मैथ्स के पेपर को डिस्कस करना है. मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ मैथ्स का. तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैथ्स का एग्ज़ाम दे के आए हैं, बेटर होगा कि वो लोग पहले से आप अपना एक एनालिसिस करके बैठिए कि हाँ, मेरा ये क्वेश्चन इतना करेक्ट हुआ है, ये भूल हुआ है, आप उसमें अपना मैच कर सकते हैं. ठीक है, तो आज फर्स्ट पार्ट है. सिमिलरली ये पार्ट कंटिन्यू होगा और डिफरेंट पार्ट्स में पूरा पेपर कवर हो जाएगा. तो राइट नाउ टुडे वी आर एमिंग टू कवर अप द ऑब्जेक्टिव्स. बिकॉज देखिए, इससे क्या होता है ना कि बहुत लोग रिजल्ट तक डायलेमा में होते हैं, पता नहीं कितना सही करके आए, कितना भूल करके आए. अभी क्या है कि अभी आप फ्री हैं. अभी से अगर आपको पता होगा कि अच्छा, मेरा रिजल्ट ये आने वाला है, मेरा मार्क्स, आई एम गोइंग टू गेट दिस मच मार्क्स इन मैथमेटिक्स और इन फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस, तो आप पहले से एक अपने आप को एक वे में सोच सकते हैं कि अच्छा, आगे चल के मुझे यही. अब रिजल्ट आ गया, उस दिन आप टेंशन में आ गए कि मैंने तो ये किया था, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया. दैट इज़, ऊपर वाला ना करे ऐसा कुछ हो, बट स्टिल आप लोग मेरे हिसाब से यही होगा कि आप लोग पहले से अपना मैथ्स का पेपर, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, ये सब का पेपर आप लोग एक बार एनालिसिस कर लें कि कितना करके आए हैं, कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स है. क्योंकि बाय द वे अगर आपको मार्क्स ज़्यादा मिलता है एक्सपेक्टेशन से तो बहुत अच्छी बात है. बिकॉज ऐसा होता है कि आप लिख के आए हैं, आपने उसको काउंट नहीं किया कि नहीं, ये तो अच्छे से नहीं लिखा, बट एग्जामिनर को वो आंसर अप्रोप्रिएट लगा और उन्होंने मार्क्स दे दिया आपको. सो एक बेसिक आपके पास एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि कितना मार्क्स एटलीस्ट आप स्कोर कर रहे हैं. सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay, so now this is the first paper. अब एक्चुअली क्या है, पेपर के डिफरेंट सेट्स हैं. कहीं पे कुछ क्वेश्चन जो आपको 1 नंबर में 1 में मिला है, वो किसी और पेपर में 1 में 5 है, 1 में 4 है, जो भी है, क्वेश्चन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम. सो 1 minute.
थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं. लेट मी जूम अ बिट ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो. ओके, नाउ सी, फर्स्ट सम्स वाज वेरी इजी. सिंपल इंटरेस्ट ऑफ y for z month at the rate of x%. तो वी ऑल नो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वेरी इजी सम्स है, p इंटू आर इंटू टी, बिकॉज z इज गिवन इन मंथ्स. तो x y z नीचे 12 इंटू 100 आएगा, दैट मीन्स 1200. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम्स. सी नेक्स्ट सम्स. नेक्स्ट है इफ a is to 2 is equals to b is to 5, then how much percent? So we can write that a by 2 is b by 5 and आप यहाँ पे एक k इसको assume कर सकते हैं. So a will be 2k and b will be 5k. Okay, दो values you have got. Now how much percentage of b is a? So let us say x% के b का x% a है, तो we will write that x% of b is what? a, which means x% x by 100 into b. How much is b? 5k. And how much is a? You have got the value 2k. So from here you can write k gets cancel out. You will write that x is equals to 200 by 5, which is 40%. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था. इसको तो आई वोंट से कि ये इवन क्लास 10 के लेवल का भी क्वेश्चन है, बिकॉज ये स्टार्टिंग वाला ये k को अज्यूम करना, चलिए ठीक है, आप रेशियो प्रोपोर्शन में इसको एसोसिएट कर सकते हैं. बट ये जो परसेंटेज वाला टाइप आपसे पूछा गया है, एक्चुअली दिस परसेंटेज टाइप इज एक्चुअली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. सो द करेक्ट आंसर इज 40%. ओके, नेक्स्ट ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O. इफ chord AC subtends 60 degree at the center, then the value of OAC. ओके, ये भी बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन था. जो लोग ईयर का पेपर ऑलरेडी किए हुए हैं उनसे ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए था, बिकॉज ईयर में ये कॉर्ड वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में दे हैव आस्क्ड. नाउ एक सर्कल है. ओके, लेट अस टेक अ सर्कल. लेट्स से दिस इज अ सर्कल. Now AB is diameter of the circle. This is AB, which is diameter of the circle, and O is the center. Now there is a chord called AC. एक chord है AC, और ये AC 60 डिग्री सेंटर पे सबटेंड कर रहा है. 60 डिग्री सबटेंड करने का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स A और ये सब ज्वाइंट होगा और ये एंगल 60 डिग्री आएगा. ओके, इतना क्लियर है. सेंटर पे 60 डिग्री. नाउ ऐसे बनाते ही आपको एक और चीज़ दिखेगा कि OA एंड OC आर इक्वल. वाई? बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल. अब सिंस दो साइड इक्वल हो गए तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और वी ऑल नो दैट आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं. सो ये फिर क्या बन गया? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल. एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, बिकॉज एक साइड ऑलरेडी इसका 60 है, बाकी दोनों सेम होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों को भी कितना होना है? 60. तभी तो सब मिल के होगा 180. ओके, अब यहाँ पे एक और क्लास 10 का थ्योरम अप्लाई होता है. आपसे उसने पूछा एंगल OCB, दैट मीन्स दिस वैल्यू. तो क्लास 10 में ही आपके माध्यमिक में ही एक थ्योरम था कि एंगल इनसाइड अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री. सो इफ दिस इज टोटल, दिस ACB इज टोटल 90 डिग्री, इसका ये थोड़ा सा हिस्सा 60 है, तो ये जो बच गया दिस हैज़ टू बी 30 डिग्री.
So the correct answer will be 30 degree. Moving on to the next page. Okay. Let me zoom this for you. Okay. The question is, the length of three sides of a triangle are sec theta, 1 and tan theta. The value of greatest angle of the triangle is. अब 3 साइड्स दिए हुए हैं ऑलरेडी. अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा भी आइडिया है तो आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री में वी राइट अ फॉर्मूला दैट सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अगर आप इसको पाइथागोरस से थोड़ा सा कंपेयर करें तो इफ सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूअस देन एच स्क्वायर कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक इसी फॉर्मेट में सेट हो रहा है. So that means if I assume a right angle triangle, then the hypotenuse can be written as sec theta. And ये दोनों में आप कोई भी इंटरचेंज कर दें, इक्वेशन में ऊपर जो आइडेंटिटी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सो ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज एक्चुअली पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ आपसे पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट एंगल. नाउ अब आप सबको पता होगा कि एक ट्राइंगल में, एक किसी भी ट्राइंगल में टोटल एंगल्स होता है 180 डिग्री. टोटल एंगल इज 180 डिग्री. इफ दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और तो ये दोनों भी मिल के कितना होगा 90, तभी तो 90 एडअप होके होंगे 180 डिग्री. तो दैट मीन्स हाईएस्ट एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री. बिकॉज एक 90 बन गया, इसके अलावा जो दोनों हैं वो दोनों जब ऐड होगा तब 90 होगा, बिकॉज टोटल तो 180 होना है. तो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप ब्लैक में रेड विजिबल हो, वरना फिर ये वाइट में ही बनाने की कोशिश करती हूँ. Okay, again the next question is, the radius of a circular cylinder and a hemisphere is equal. The radius of circular cylinder is equals to radius of hemisphere. Okay, and their volumes are also equal. Volume of cylinder is equals to volume of hemisphere. Now we all know what is the volume of cylinder. The volume of cylinder is pi r square h, and the volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. Now if radius are same, so I can cancel out these because cylinder और hemisphere दोनों का radius is same. Pi will get cancel out. From here I can write that the value of h by r is what, 2 by 3, or r by h is 3 by 2. From the ratio it is very clear that the height, because the height of hemisphere is radius. Actually मुझे भी इसमें confusion था कि height of hemisphere उसका radius है. ये बात एकदम सही है, because अगर आप एक hemisphere बनाएं, if you take one hemisphere, so this height is actually उसका radius. So height of hemisphere is greater than the height of cylinder. कितने times greater है? So height of the hemisphere can be taken as 3 because वही उसका radius है. तो height of hemisphere, let's take height of hemisphere is 3k, and the height of cylinder, height of hemisphere, height of cylinder is what, 2k. हाउ मच टाइम्स, कितना ज़्यादा वो उससे बड़ा है. तो सिंपल फार्मूला जो हम लोग फिजिक्स में भी अप्लाई करते हैं थर्मल एक्सपेंशन वाले में, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100%. सेम थिंग. सो व्हाट विल बी द चेंज, 3k माइनस 2k, k डिवाइडेड बाय 2k, बिकॉज सिलेंडर के रिस्पेक्ट से देखना है कि कितना टाइम्स बड़ा या छोटा है, इनटू 100%. k विल गेट कैंसल आउट,
and from 2 you will get 50%. 50% विल बी द आंसर. कुछ नहीं करना था, आपने ये रेशियो निकालना था 3. यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि हेमिस्फेयर हाइट में ऊंचा है और सिलेंडर छोटा है. तो अगर हेमिस्फेयर हाइट में ऊंचा है तो वो उससे कितने टाइम्स ऊंचा है. तो अगर ये 3 है, ये 2 है, दैट मीन्स 1 यूनिट ऊंचा है या 1 के ज़्यादा है, के ज़्यादा है. डिवाइडेड बाई 2 के कैंसिल आउट हुआ एंड देन वहाँ से आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन एक मीडियन का क्वेश्चन है. वेरी इजी क्वेश्चन. वी ऑल नो कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसका टर्म देखते हैं मिड टर्म, और मिड टर्म प्लस 1 उन दोनों टर्म का मीन निकाल लेते हैं. वैसे ही निकलता है मीडियन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो देर आर 10 ऑब्जर्वेशंस. 10 का हाफ क्या होने वाला है? 10 इज एन इवन नंबर. 10 का हाफ क्या होता है? 5th. दैट मीन्स 5th टर्म. और 5th प्लस 1 दैट मीन्स 6th टर्म. यानी कि आपको 5th टर्म और 6th टर्म का मीन जो निकालेंगे वही इसका मीडियन होगा. दैट विल बी 64. सो इधर पे बना रही हूँ. 5th टर्म इज व्हाट? x. 6th टर्म क्या है? y प्लस 2 divided by 2 will give you 64. This is already given. So cross multiply आप करेंगे. So you will get x plus y plus 2 is equals to how much? 128. आप 2 को इधर भेज दीजिए. 128 minus 2. So x plus y का वैल्यू is coming 126. वही आपसे पूछा गया. Find the value of x plus y. 126. एकदम बेसिक क्वेश्चन. आप इसको नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन टफ है, बिकॉज मीडियन के ऑलरेडी ईयर के पेपर में ये सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. जब आप माध्यमिक प्रिपेयर करते हैं तो आपका जो मेन फोकस होता है, जो सिलेबस इज वन थिंग, बट जो आपका रोड मैप होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन किसी चैप्टर से आना है, दैट इज़ ओनली PYQ, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिस टाइप का क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड. तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो नहीं बनने वाला क्वेश्चंस था. ओके, नेक्स्ट. ओके, कमिंग अप टू फिल इन द ब्लैंक्स. See, fill in the blanks. Number 1. In a business, Pinto invest. Okay. Pinto invest 1.5 times of the principal amount of Aman, and David invests 2.5 times of principal amount of Aman. मतलब जो मेन सब्जेक्ट है वो है अमन. तो अगर इफ़ यू टेक द प्रिंसिपल ऑफ अमन टू बी x, इफ अमन इज इन्वेस्टिंग x, then Pinto will invest उसका 1.5 times, that is 3/2x, and David is going to invest 2.5 times, which is 5/2 times of x. Okay, now what is he asking? Ratio of principal. तो बस आपको सिंपली प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है. x 3/2x 5/2x. अब x कैंसिल आउट हो जाएगा. 1:3/2:5/2. अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 LCM में जाएगा. सब ईच एंड एवरीथिंग से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 ज़ा 2. 3/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कैंसिल आउट होके 3. 5/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 5. दैट मीन्स द रेशियो विल बी 2:3:5. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x, ये सर्ड्स का क्वेश्चन है. x इंटू समथिंग, सर्ड्स में दिया हुआ है y इंटू समथिंग. आपको इसका वैल्यू निकालना है. वेरी इजी क्वेश्चन. ऑलरेडी ये 1 के इक्वल है. तो इफ x इंटू 4 माइनस √3 इज इक्वल्स टू 1, सो आई कैन से x इक्वल्स टू 1/4 माइनस √3.
अब आपको पता होगा रैशनलाइज हम लोग ऑपोजिट वाले से मतलब अगर -√3 है तो 4+√3 से रैशनलाइज होता है, वही उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो ऊपर तो इट विल बी 4+√3 एंड डिनोमिनेटर में देर विल बी फॉर्मूला, विच फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 16 minus 3 which will be 13. तो x you are getting x equals to 4+√3 divided by 13. 4+√3 divided by 13. 1 minute. I hope black में red से visible नहीं होगा. So x you will get x equals to 4+√3 by 13. Similarly you can find out y क्या है 4+√3 1, that means y is equals to 1/4+√3. आप इसको रैशनलाइज करेंगे 4-√3 से, so you will get y equals to न्यूमरेटर में 4-√3 and डिनोमिनेटर में 4 square which is 16, again 16 minus 3 13. Okay, 16 minus 3 you will get 13. नेक्स्ट आपको एक्स वाई मिल जाने के बाद एक्स और वाई आई होप आपने यहाँ तक आइदर नोट डाउन कर लिया होगा या ठीक है देख लिया होगा आपने। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हाउ आर यू गोइंग टू गेट, आपको इन दोनों नंबर्स को स्क्वायर कर देना है। 4+√3 होल स्क्वायर नीचे 13 स्क्वायर प्लस 4-√3 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में 13 स्क्वायर। नाउ इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत सिंपली आपको फार्मूला अप्लाई होते हुए दिख जा रहा है कि ऊपर फार्मूला लगना है 2 × a² + b² बिकॉज 2 रूट्स के एडिशन है। तो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस √3 का स्क्वायर विल बी 3 ओनली, 13 का स्क्वायर विल बी 169 बिकॉज एलसीएम वही होगा। तो 2 × 19 डिवाइडेड बाय 169 विच इज 38, 19 2s by 169. So this will be your answer 38 by 169. This will be fill in the blanks number 2. Okay, moving on to the next question. So next question में application है टेंजेंट वाला, जो एक थ्योरम का चैप्टर है उसी का एप्लीकेशन है क्वेश्चन। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, जो बच्चे ऑलरेडी गाइडेंस ले रहे थे उनको पता है कि ये ऑलरेडी नोट करके उनको डिस्कस किया हुआ था कि इफ़ 2 सर्कल्स इन अ प्लेन हैव 3 कॉमन टेंजेंट्स, दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब 2 सर्कल एक दूसरे के साथ एक्सटर्नली टच करते हैं, तब ये एक टेंजेंट बनता है, ये दूसरा टेंजेंट बनता है और ये तीसरा टेंजेंट बनता है। तो अगर 3 कॉमन टेंजेंट है दैट मीन्स द सर्कल्स विल टच ईच अदर एक्सटर्नली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So what is sin square theta plus 2 cos square theta equals to 1, then the value of x. Okay, easy one. देखिए किसी भी क्वेश्चन को इजी और टफ क्वेश्चन बनता है इस रीज़न से कि वो ऑलरेडी उस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन बोर्ड ने अगर पूछा हुआ है तो फिर आप किसी भी कीमत पे उस क्वेश्चन को टफ नहीं बोल सकते। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी बोर्ड ने उस टाइप का क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाना था। उसमें अब टफ बोलना ये फिर कोई सेंस नहीं बनता है। बट अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता जो पहले नहीं देखा गया है वो पैटर्न, तब आप बोल सकते थे। जैसे वो जो सेक थीटा टैन थीटा वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, वो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे। बिकॉज अगेन सडनली आप ट्रिगो से आप सोचते सोचते कि हाँ इसका कौन सा एंगल होगा, थोड़ा हो सकता है, बट अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता तो वो भी बन जाने वाला क्वेश्चन था। ये देखिए साइन स्क्वायर क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर थीटा
1 minute. Question is sin square theta plus 2x cos square theta equals to 1. सो आप क्या कीजिए, cos square theta को यहीं रखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए. दिस विल गिव यू व्हाट, cos square theta. फॉर्मूला लर्न होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. cos square is going to get, आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं. तो डायरेक्टली यू विल से, या कॉमन निकाल लीजिए, वट एवर. तो वहाँ से आपको 2x इक्वल्स टू 1 आना है और x का वैल्यू यू विल गेट हाफ. सो x हियर यू विल गेट हाफ, दिस यू विल गेट हाफ. ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ greatest volume of a solid cone, greatest volume of a solid cone which can be cut out from a solid hemisphere of radius r units. Okay, question क्या बोल रहा है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि question is actually saying that यहाँ पे एक solid cone है जिसको cut out कर रहे हैं एक solid hemisphere से. तो first let us draw a solid hemisphere. So if this is your hemisphere and इसमें से आपको एक कोन को कट आउट करना है. सो हाईएस्ट कोन क्या हो सकता है, जो इसके, और वहाँ पे और एक चीज़ बता दिया गया है कि हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है, r. अगर आप सबसे लार्जेस्ट कोन कट आउट करना चाहते हैं तो दैट विल बी एक्चुअली, उसका रेडियस वो भी किसके इक्वल होगा, हेमिस्फेयर के रेडियस के. उसका बेस, जितना हेमिस्फेयर का बेस होगा उतना ही उस कोन का बेस होगा. और कोन का हाइट कितना होगा, जितना हेमिस्फेयर का हाइट है, दैट मीन्स r. तो अब आपको पता करना है कोन का वॉल्यूम क्या है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर h. सो 1/3 पाई r स्क्वायर, तो ठीक है. हाइट क्या होना चाहिए, जो कि हेमिस्फेयर का हाइट है, तभी तो ग्रेटेस्ट कोन कट आउट होगा ना उसमें से. हाइट अगर कम होगा तब तो फिर और भी डिफरेंट तरीके के कोन को आप उसमें से कट आउट कर सकते हैं. बट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि वैसा कोन आपको कट आउट करना है जिसका वॉल्यूम सबसे ग्रेटेस्ट हो. तो यहाँ पे हाइट की जगह यू पुट r, तो फॉर्मूला 1 विल बी 1/3 पाई r क्यूब. हो गया, यही करना है आपको आंसर में कि कितना आएगा, 1/3 पाई r क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था. इसको आप, देन अगेन आपके पास ऑप्शन है फिलअप में, यू हैव टू डू एनी 5. अगर आपको ऑलरेडी 5 तक क्वेश्चंस आ रहे हैं जो इजी है, तो एक अगर उसने टफ भी दे दिया तो क्या हो गया, बिकॉज आपको तो ऑलरेडी वो वाला क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं 5 ऑप्शन में था. फिर भी x is the mean of p plus q numbers and y will be the mean of p numbers, then the mean of remaining numbers. Now we all know कि mean होता क्या है. mean is actually, what is mean, what is mean, mean is sum of numbers डिवाइडेड बाई जितना वो नंबर है. अगर p है तो p से डिवाइड होगा, q है तो q से डिवाइड होगा. तो y जो है वो बोल रहा है कि y मीन है, किसका मीन है, p नंबर्स का. तो ऊपर वी कैन राइट सम ऑफ p नंबर्स. p मतलब 1 2 3 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, कुछ भी हो सकता है, उसने p मान लिया. डिवाइडेड बाई नंबर्स कितने हैं, p. तो यहाँ से सम ऑफ p नंबर्स का वैल्यू क्या आना है, yp. yp विल बी सम ऑफ p नंबर्स. ओके, नेक्स्ट आपको उसने बताया है कि x क्या है, मीन है p प्लस q नंबर्स का. तो अगेन वी कैन राइट कि x क्या है, सम ऑफ p प्लस q नंबर्स. तो इस बार ये डिवाइड कितने से होगा, p प्लस q से. अगेन आप सम निकाल लीजिए p प्लस q का. तो सम ऑफ p प्लस q कितना, प्लस q नंबर्स कितने होने हैं, x इंटू p प्लस q. ओके, यहाँ से 2 सम पता चल गया. अब आपसे पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग नंबर्स हैं यानी q नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा. तो लेट कर लेता है ना कि z अगर q नंबर का मीन है तो z को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ q नंबर्स, सेम फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय q. तो यहाँ से सम ऑफ q नंबर्स का वैल्यू कितना आना है, zq, जैसे आप ऊपर से कर रहे हैं, सम ऑफ
क्यू नंबर्स। ओके, नाउ x क्या है? सम ऑफ p प्लस क्यू नंबर्स। तो p प्लस क्यू नंबर का सम एक्चुअली क्या होगा? p नंबर का सम प्लस q। p प्लस q दोनों को जोड़ देने का मतलब क्या कि 1 से लेके p तक जोड़िए, उसके बाद जो भी है उसको q तक जोड़िए। तो p प्लस q कैन बी रिटन एज दिस, सम ऑफ p प्लस q कैन बी रिटन एज व्हाट? yp प्लस zq, और यही इक्वल होगा x इंटू पी प्लस क्यू के। अब आपने z लेट किया हुआ है, z गिवन नहीं है, x गिवन है, p प्लस क्यू गिवन है, y गिवन है, p क्यू गिवन है, तो मतलब आंसर z में z को आपको फाइंड आउट करना है। बाकी टर्म्स में आंसर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आपको z फाइंड आउट करना है। तो zq का वैल्यू क्या होना है? xp प्लस xq माइनस yp। आप p यहाँ से कॉमन अगर ले लेंगे और q डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट के z इक्वल्स टू, इस साइड लिखते हैं, इस साइड आई एम राइटिंग, therefore z will be equal to, if I take p common over here, you will get x minus y plus x q divided by z के बगल में ऑलरेडी q था, q ये होना है मीन, दिस विल बी, यही आप यहाँ पुट कर देंगे तो वो आंसर हो जाएगा आपका। सो स्टूडेंट्स, आज फिल इन द ब्लैंक्स तक वी हैव डन। नेक्स्ट डे दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स, एंड देन ये एनी 10 क्वेश्चंस, ये सब नेक्स्ट डे देख लेंगे। अभी तक आप लोग ये वाला इसको मार्किंग कर लें और देखें कितना अभी तक के क्वेश्चंस में कितना मार्क्स आप लोग करेक्ट करके आए हैं, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के इस सॉल्यूशन के साथ साथ मैथ्स, फिज़िक्स और लाइफ साइंस तीनों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप अपना स्कोर पहले से एनालिसिस कर लें। एंड दूसरी चीज़ कि आप अच्छे से, अभी तो आप आराम ही कर रहे हैं, बट स्टिल 1-2 दिन आराम करने के बाद ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दें। जिस चीज़ में आप वीक हैं, कैलकुलेशन में वीक है, रीडिंग में वीक हैं, इंग्लिश में वीक हैं, तो वो सब पे ध्यान दीजिए, बिकॉज फिर जब आप 11 में चले जाएंगे और ये 2-3 महीना मिलना नहीं है, और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि और बुक की तरफ देखते ही नहीं हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं पढ़ाई से, और फिर जब आप दोबारा स्टार्ट करने के लिए सोचेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा दोबारा से फिर से सब कुछ स्टार्ट करने में। तो बेटर थिंग इज़ कि आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट बना लें, बिकॉज ये आपका ऑफ टाइम है। इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश बोलना, लिखना, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब अच्छा हो जाएगा। ये 2-3 महीने को यूटिलाइज़ करें, मैथ्स वगैरह से जुड़े रहें, क्योंकि भले से आप प्लान कर रहे हो कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है, तो भी बेसिक मैथ्स अप टिल 10 का मैथ्स, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें मैथ्स आता है। तो आई वुड से कि मैथ्स को बिल्कुल टाटा बाय बाय मत कर दें कि अब मैथ्स की तरफ देखना नहीं है, क्योंकि फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगा। खैर, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।